अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की मैथ्स का न्यू सिलेबस जिसमें आपके पास चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर। ठीक है, ये आपका सिलेबस जो 2025 में इशू होना है। ठीक है, ये उसके अकॉर्डिंग आपका न्यू सिलेबस है मैथमेटिक्स का पंजाब करिकुलम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, क्योंकि चैप्टर है रियल नंबर के अबाउट। तो इसमें रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं कि उनको कैसे समझा जाता है और कैसे उनकी पहचान की जाती है। सबसे पहले हमारे पास है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी कि हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं ए और बी, और वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब रियल नंबर में सभी नंबर आ जाते हैं, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। मतलब कि जो हमारे पास रियल नंबर है इसमें एक तो 1 2 3 4 इस तरीके से भी आ सकते हैं, और पॉइंट वाले या डेसिमल वाले भी इसमें रियल नंबर में आ सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि हमारे पास जी ए है, यहाँ पे मैंने लेट की है कि ए मेरे पास है 2 और बी मेरे पास है 1। तो अगर मैं इन दोनों को जमा करूँगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ए प्लस बी करूँगा, अगर ए प्लस बी, तो ये आपके पास आएगा कि ए की वैल्यू क्या है 2 + 1। ठीक है, अब ये आपके पास 2 + 1 क्या है 3। तो अगर ए और बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो जो इनकी वैल्यूज़ का सम आएगा हमारे पास, जो कि हमारे पास 3 आया है, तो ये 3 भी बिलोंग करेगा आपके पास रियल नंबर से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियल नंबर में कोई भी वैल्यू हो सकती है, होल नंबर भी हो सकते हैं, डेसिमल नंबर भी हो सकते हैं। चूँकि अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ होल नंबर ली थी, तो इन दोनों वैल्यूज़ को अगर जमा करें तो उसका जो जवाब आता है वो भी रियल नंबर में ही आता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम किसी दो नंबर्स को जमा करें तो उसका जो जवाब आएगा वो उसी सेट में से होगा। ठीक है, उसी रियल नंबर में से होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अब। दूसरी है हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि एक साइड पे आपके पास ए प्लस बी होता है और दूसरी साइड पे आपके पास बी प्लस होता है, बी प्लस ए। ठीक है, एक साइड पे ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो इसको समझें कि लेट से मैं कहता हूँ कि ए की वैल्यू है आपके पास, लेट किया कि ए आपके पास है 1, बी आपके पास है 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास जी 1, ए की जगह पे 1 आ गया, प्लस बी की जगह पे आपके पास 2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इस इक्वल के इस साइड पे भी इनकी वैल्यूज़ को पुट करें। बी इक्वल आपके पास 2 आ गया, प्लस ए आपके पास क्या है 1, तो 1 आ गया। तो 2 + 1 3 इक्वल्स टू 2 + 1 3 के मतलब इस तरीके से अगर हम उसको लिख लें एडिशन की फॉर्म में, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो हमारे पास बेसिक वैल्यू होती है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर चाहे हम बी प्लस ए कर लें या ए प्लस कर लें, उसकी जो हमारे पास वैल्यू है उस पर कोई असर नहीं आएगा। जैसे ये मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ली हैं तो उनमें कोई फ़र्क नहीं आया, मतलब 3 = 3 ही आ गया। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं, दो वैल्यूज़ आपके पास ऐड हो रही थी। ठीक है, तो वो चाहे ए प्लस बी कर लें या बी प्लस ए कर लें, जवाब सेम ही आएगा। तीसरे नंबर पे आपके पास आती है जी एसोसिएट प्रॉपर्टी। अब जो एसोसिएट प्रॉपर्टी की पहचान होती है उसमें होते हैं जी आपके पास 3 नंबर्स होते हैं, कोई से भी, कि मैंने सिंपली ले लिया कि एक मेरे पास ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ठीक है, अब चूंकि ये हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो अब इसको मैंने लिख लिया ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कोई सी भी मेरे पास 3 वैल्यूज़ थी, पहले मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया, मतलब कि एंड वाली जो वैल्यूज़ थी उनको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इज इक्वल लगाया और राइट साइड पे मैंने क्या लिखा कि ये जो ब्रैकेट थी, अब मैंने जो पहले दो वर्ड्स हैं उन पे लगा दी और जो तीसरा वर्ड था उसको वैसे ही सिंपल छोड़ दिया। पहले क्या किया था कि पहले वाले नंबर को मैंने सिंपल छोड़ा था
यहाँ पे प्लस लगाया और एंड वाले दो जो मेरे पास नंबर थे उनको मैंने जमा कर दिया ब्रैकेट लगाकर। और अब इस साइड पे क्या किया मैंने कि जो आपके पास शुरू वाले दो वर्ड्स थे उन पे मैंने ब्रैकेट लगा दी, प्लस एडिशन कर दिया और यहाँ पे भी प्लस का साइन कर दिया। तो ये मतलब इनकी वैल्यूज़ इस तरीके से एडिशन में चेंज नहीं होती। मतलब ये चीज़ इसके इक्वल हम कह सकते हैं किस तरीके से, कि मैं कहता हूँ कि ए इक्वल मेरे पास है जी, ए इक्वल 1 है, बी इक्वल कह लें कि 2 है, सी इक्वल मेरे पास 3 है। ठीक है, ये मैंने कोई सी भी वैल्यूज़ ले ली। अब इस इक्वेशन में इस वैल्यूज़ को पुट करें कि ए मेरे पास 1 था तो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस इंटू बी मेरे पास 2 था और प्लस सी मेरे पास 3 था। इसी तरीके से इस साइड पे भी आप इसकी वैल्यूज़ को पुट करें तो ए इक्वल मेरे पास 1 था, बी मेरे पास कितना था जी 2, तो इनको इसी तरीके से जैसे ब्रैकेट लगी है उसी तरीके से ब्रैकेट लगा दी, प्लस सी मेरे पास कितना था 3। ठीक है, अब इनको जमा करें कि 1 प्लस ब्रैकेट इसी तरीके से लगा रहने दें कि 2 प्लस 3 आपके पास कितना हुआ 5 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 आपके पास कितना हुआ 3 और प्लस 3। अब ये 5 प्लस 1 आपके पास क्या होता है 6 और 3 प्लस 3 क्या होता है 6। मतलब कि अगर हम इसको, ये हमारे पास एक कह लें कि बेसिक है, इसको इस फॉर्म में भी लिख लें तो उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, चाहे आप ए प्लस इंटू बी प्लस सी कर लें, चाहे आप ए प्लस बी इंटू प्लस सी कर लें, कि जमा में उनकी वैल्यूज़ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये इसको इस तरीके से समझ लें कि जैसे कम्यूटेटिव में दो वैल्यूज़ होती हैं जमा में, मतलब ए प्लस बी कर लें हम या बी प्लस ए कर लें तो जमा में उनकी वैल्यूज सेम आती हैं। इसी तरीके से एसोसिएटिव में इसको इस तरीके से समझ लें कि हमारे पास कोई सी 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, पहले हमने उन्हें इस तरीके से जमा किया और इस तरीके से जमा किया, लेकिन उनका जो जवाब आता है वो हमारे पास सेम ही आता है। ठीक है, तो एडिशन में आपके पास फ़र्क नहीं पड़ता, आप जितनी भी वैल्यूज़ को जमा करेंगे उनका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी अगर हम किसी चीज़ को माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ में भी डिफ़र। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ एडिशन तो उनकी वैल्यूज़ पे कोई असर नहीं आता। अच्छा, इसकी एडिशन की फोर्थ प्रॉपर्टी है कि एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है ये पहले सुन ले कि कोई ऐसा वर्ड हमने किसी वर्ड में जमा करना है, ऐड करना है कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोई ऐसा वर्ड हमने किसी दूसरे वर्ड में जमा करना है कि वो जो दूसरा वर्ड है वो चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वर्ड है ए, ठीक है, मैं अब कह रहा हूँ कि इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड करनी है और इसकी वैल्यू भी चेंज ना हो, तो आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो जी ये इस तरीके से पॉसिबल है कि अगर इसमें मैं ज़ीरो को ऐड करता हूँ तो ये आपके पास ए ही आ जाएगा। ठीक है, कि मैंने किसी वर्ड में कोई दूसरा वर्ड जमा किया और उसका आंसर वही रहा, उसका आंसर चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, अब मैं कोई न्यूमेरिक ले रहा हूँ, 5 प्लस 0 किया मैंने तो ये आपके पास 5 ही आया, या 4 प्लस, आप किसी भी वर्ड में 0 को ऐड करें तो उसका जो ओरिजिनल आंसर है वो चेंज नहीं होता। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, कि किसी चीज़ में दूसरी चीज़ को जमा किया जाए उसका आंसर चेंज ना हो तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। आगे है जी हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स हम किसको कहते हैं, वैसे अगर इसको उर्दू में देखा जाए तो इन्वर्स हम उलट को कहते हैं, कि किसी चीज़ का उलट। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब हुआ कि हमने कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में जमा करनी है और उसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हमने मतलब किसी वर्ड में किसी दूसरे वर्ड को जमा किया तो उसका आंसर तो इंक्रीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो ज़ीरो कैसे आएगा। लेट्स से कि मेरे पास कोई भी वर्ड है ए, ठीक है, मैंने उसमें कोई वर्ड अब जमा करना है और जमा करने के बाद उसका आंसर ज़ीरो आना चाहिए। तो ये थोड़ी सी हैरानकुन बात है कि किसी चीज़ में दूसरी चीज़ को जमा किया जाए तो उसका आंसर कैसे ज़ीरो आएगा। तो ये इस तरीके से मुमकिन है कि अगर ए में मैं जमा करूँ माइनस ए को, ठीक है, ए में मैंने किया जमा ही है, ठीक है, किया मैंने क्या है जमा किया है, लेकिन उसमें जमा क्या किया है माइनस ए, मतलब उसका साइन चेंज कर दिया। तो इसको ये
प्लस माइनस माइनस ए इक्वल्स टू 0, मतलब ये कैंसिल हो गया तो ये 0 आ गया। एग्जाम्पल में समझें इसको कि अब मेरे पास कोई वर्ड 5 है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैंने इसका एडिटिव इन्वर्स लेना है, इसमें कोई चीज़ जमा करनी है, और जमा करने के बाद मेरे पास जो जवाब आए वो 0 है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या जमा करूँगा, मैं इसी वर्ड का रेसिप्रोकल यानी साइन चेंज करके इसमें जमा कर दूंगा। किस तरीके से कि 5 प्लस मैंने -5 किया तो ये आपके पास आया कि 5 प्लस माइनस माइनस -5, तो ये प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास आंसर 0 आया, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ थी जो हमारी जी रियल नंबर की, वो हमने पढ़ ली हैं। अब इसकी रियल नंबर की कुछ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर पे वैसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी है, जैसे हमने एडिशन में पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। वहाँ पे क्या था कि a + b करें तो वो जो उसको ऐड अप करने के बाद जो आंसर आता है वो भी रियल नंबर से ही आपका रिजेंबल होता है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जी मैंने लेट किया है कि मेरे पास जो a है वो 1 है, b मेरे पास 2 है, ठीक है। और ये दोनों जो a और b मतलब रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो मतलब अगर इनको सेपरेट भी करें तो a भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और b भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब इनका हमने लेना क्या है, यहाँ पे क्या लिया गया है, प्रोडक्ट, मतलब इनको मल्टीप्लाई किया गया है कि a और b दोनों साथ साथ लिखे गए हैं। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेटिव की फॉर्म में है, मतलब आपस में ज़रब खा रहे हैं ये, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझें कि a की वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पे वैल्यू पुट करें जी, इसकी a की 1 है, b की मेरे पास वैल्यू क्या है 2, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2। अब ये जो 2 है वो भी आपके पास रियल नंबर से ही बिलोंग करता है, ठीक है, कि a और b को अगर मल्टीप्लाई किया जाए और उसका आंसर भी रियल नंबर से ही बिलोंग करे, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पीछे हमने पढ़ा था कि a + b था, हमारे पास कोई भी हमने दो चीज़ों को जमा किया था और जो उनका आंसर आता था वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता था। यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि सिर्फ इनकी मल्टीप्लिकेशन की है हमने, कि रियल नंबर कौन से हैं, कि रियल नंबर में सारे नंबर, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि रियल नंबर कौन से होते हैं, कि रियल नंबर हमारे पास वो होते हैं कि जिसमें होल नंबर आए, इस तरीके से 0 भी हो सकता है और 1 से लेकर एंड तक कहीं तक भी आप जा सकते हैं, ठीक है, 1000 2000 लाख इस तरीके से, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि रियल नंबर में आपके पास डेसिमल वाले नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कोई से भी दो सिंपल से नंबर लिए, a = 1 कह लिया, b = 2 कह लिया, इन दोनों को ज़रब दी तो मेरे पास आंसर 2 है। अब 2 भी रियल नंबर से ही बिलोंग करता है, तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमने पीछे पढ़ा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अब ये नेक्स्ट है, तो इसमें सिर्फ चेंजिंग क्या आई है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में आपके पास होगा जी a और b कोई से दो वर्ड्स होंगे, a और b कोई से दो आपके पास वर्ड्स हैं। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि a क्रॉस b अगर आपके पास आ जाए b क्रॉस a के, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव है, कि हमने a क्रॉस b किया, ठीक है, उसका जो भी आंसर आया वो एक साइड पे लिख लिया, देन हमने b क्रॉस a किया, उसका आंसर इस साइड पे लिख लिया, लेकिन जो दोनों आंसर थे वो हमारे पास सेम आए। किस तरीके से, अब यहाँ पे देखें कि मैंने लेट किया है, लेट a = 1 b = 2, ये मैंने खुद से कोई से भी दो नंबर लेट कर लिए हैं। तो अब इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि ये क्या इक्वल आते हैं या नहीं, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 क्रॉस मैंने b किया, b की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, इक्वल लिखा मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है। अब b की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम चले तो 2 क्रॉस 1 आपके पास कितना होता है 2 होता है, 1 क्रॉस 2 कितना होता है 2, और 2 क्रॉस 1 करें तो वो भी तो आपके पास 2 ही होता है, ठीक है। तो इज इक्वल्स 2 का साइन लगाया मैंने, 2 क्रॉस 1 भी 2 होता है। तो ये अगर आप देखें कि ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल आ रही है, तो मतलब ये कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है।
तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट ये देखना है कि दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है। अगर इस ऑर्डर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो भी आंसर सेम रहेगा, या हम बी को पहले ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आंसर चेंज नहीं होगा, वो उनके आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है, अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो समझ लग जाएगी। ठीक है, आगे है कि एसोसिएट प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे एसोसिएट प्रॉपर्टी का जिक्र आएगा वहाँ पे तीन वैल्यूज़ होंगी, कोई सी भी तीन वैल्यूज़। यहाँ पे मैंने सिंपली ए बी सी तीन वैल्यूज़ ले ली हैं। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो इसमें हमने क्या करना है कि पहले हमने करना है कि ए क्रॉस किया, इन दोनों पे ब्रैकेट लगानी है, देन बी क्रॉस सी, कि पहले वाला मैंने जो वर्ड था उसको वैसे ही छोड़ दिया और एंड वाले जो दो वर्ड्स थे उन पे मैंने ब्रैकेट लगा दी, इक्वल्स टू लगाया। अब जो एंड वाले दो वर्ड्स हैं इन पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगानी, अब मैंने पहले दो वर्ड्स पे ब्रैकेट लगानी है और जो एंड वाला है उसको वैसे ही छोड़ देना है। किस तरीके से कि ए क्रॉस बी ब्रैकेट प्लस सी, सॉरी क्रॉस, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रॉस ही आएगा, क्रॉस सी। ठीक है, कि पहले मैंने ए को वैसे ही छोड़ दिया और लास्ट वाले दो पे ब्रैकेट लगा दी, और देन मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाया, पहले दो पे ब्रैकेट लगाई और एंड वाले को वैसे ही छोड़ दिया। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो आपके पास जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसमें इसका आंसर सेम ही आएगा। किस तरीके से, उसी तरीके से लेंगे इसको। आपके पास कोई भी है, ए इक्वल है आपके पास 1, बी इक्वल है आपके पास 2, सी इक्वल है आपके पास जी 3। तो यहाँ पे इसको पुट करें, ए इक्वल है हमारे पास 1 क्रॉस बी 2 है और सी 3 है, इक्वल का साइन लगाएं। ए आपके पास क्या है 1 क्रॉस 2 और सी आपके पास क्या है जी 3, तो 3 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 कितना होता है आपके पास, ए हमारे पास था जी 1 और बी पास हमारे पास था 2, इसकी ब्रैकेट लगाई, क्रॉस सी कर दिया, सी हमारे पास कितना था 3। तो नेक्स्ट चलें कि अगर हम 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 कितना हुआ आपके पास, 3 टू द 6, और इसको अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया, मैंने 1 नहीं लिखा, 2 सॉरी मैंने इस तरीके से लिख दिया कि 6 क्रॉस 1, और अब ये आपके पास 2 क्रॉस 1 कितना हुआ 2, और 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपके पास कितना आता है 2 3 द 6, मतलब यहाँ पे 6, तो ये आपके पास 6 इक्वल 6 ही आ गया। मतलब कि इस तरीके से अगर हम इनको लिखें, इनकी वैल्यूज़ को पुट करें तो उसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता, वो एज इट इज़ हमारे पास सेम ही आंसर आता है। अच्छा, नंबर 4 पे है कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो ये सबसे पहले सुन लें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती क्या है, कि हमारे पास कोई वर्ड है, हमने उसे किसी दूसरे वर्ड से मल्टीप्लाई करना है और वो वर्ड के मल्टीप्लाई होने के बाद भी उसका आंसर चेंज ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि किसी वर्ड में हमने दूसरे वर्ड को किसी वर्ड से किसी दूसरे वर्ड को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर चेंज ना हो उसका। तो आप सोचेंगे कि मल्टीप्लाई करने से तो आंसर इंक्रीज़ होता है, तो वो कौन सा ऐसा वर्ड होगा कि जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद भी आंसर चेंज ना हो। तो जी मेरे पास कोई भी वर्ड ए है, इसको मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर नहीं चेंज होगा। ठीक है, इसी तरीके से देखें कि मेरे पास कोई भी वर्ड 5 है, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर 5 ही है। तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, के आप 1 को किसी भी वर्ड से मल्टीप्लाई करें तो ये उसकी एक्चुअल वैल्यू को चेंज नहीं करता, तो 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई। नेक्स्ट है आपके पास जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये देखें कि हमने किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर लाजमी तौर पे हमारे पास 1 ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे पास वर्ड 5 है, ठीक है, अब इसको मैं किस वर्ड से मल्टीप्लाई करूं कि इसका आंसर मेरे पास 1 आ जाए।
तो ये सोचने वाली बात है कि मैं 5 को किसी दूसरे वर्ड से मल्टीप्लाई करूँ, उसका तो आंसर इंक्रीज़ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 5 क्रॉस 2 करता हूँ, वो तो आपके पास जी आ जाता है 10। अगर 5 क्रॉस 1 भी करता हूँ तो आपके पास आ जाता है आंसर उसका 5 क्रॉस 1 5 ही, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं इसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करता हूँ 1/5 से, कि 5 को मैंने किया मल्टीप्लाई ही है, लेकिन किया किससे है कि उसको उसी के ओवर के साथ लिखकर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 5 इससे कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आंसर क्या आया 1, ठीक है। हमने किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारे पास आंसर 1 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरीके से देखें कि मेरे पास कोई भी वर्ड है 7 लगा लें, ठीक है। कोई भी वर्ड 7 है, इसका मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7 7 से कैंसिल, तो इसका आंसर 1, ठीक है। आगे है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, ठीक है। कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है। तो कोई भी मेरे पास 3 वर्ड्स हैं ए बी सी, तो मैंने क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। अंदर कर देते हैं कि बी प्लस सी, कि ए इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब पूरी जो मेरे पास ब्रैकेट वाली वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई हो रही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जो बाहर आपके पास वर्ड है वो इन दोनों के साथ बारी बारी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन दोनों के साथ तकसीम होगा। किस तरीके से कि ए क्रॉस बी हो जाएगा आपके पास, ए को क्रॉस बी कर दिया, और अब दरमियान में जो ये प्लस है हम ये प्लस लगाएंगे और ए क्रॉस सी कर देंगे। ए क्रॉस सी कि ये जो हमारे पास जी बाहर ए था वो इन दोनों के साथ बारी बारी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आगे हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हैं। इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर के रियल नंबर में जहाँ पे हमारे पास इक्वालिटी का साइन यूज़ होगा, मतलब इज इक्वल का साइन यूज़ होगा, वो वाली अब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है रियल नंबर की, ठीक है। तो सबसे पहली है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, कि आपके पास कोई भी वर्ड है, ठीक है, ए लेट्स से ए है आपके पास कोई भी वर्ड और बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर से, ठीक है। कि ए कोई भी आपके पास नंबर है, ए इक्वल ए, ठीक है। इसको इस तरीके से समझें कि मेरे पास कोई भी नंबर है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि 5, तो 5 इक्वल 5 ही होता है आपके पास, ठीक है। तो कभी आपने देखा है 5 इक्वल 3 आ जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपके पास अगर 5 है तो वो 5 इक्वल 5 ही आएगा, अगर 3 है तो वो 3 इक्वल 3 ही आएगा। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन के अगर हम शीशे में देखते हैं तो हमें अपना ही चेहरा दिखता है, ये उसी तरीके से इसको समझ लें कि रिफ्लेक्शन मतलब अगर 5 है तो वो इक्वल 5 के ही होगा, अगर 3 है तो वो इक्वल 3 के ही होगा, ठीक है। कि उसी का एक्स होगा उसके इक्वल, ठीक है। एक्स से मुराद रिफ्लेक्शन। अब चलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पे, कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। हमारे पास जी कोई से भी 2 नंबर हैं ए और बी जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अच्छा, ये बिलोंग टू रियल नंबर, इससे कंफ्यूज नहीं होना। रियल नंबर कोई भी हमारे पास होल नंबर है, ठीक है, जनरल डिजिट है, कि ए और बी कोई से भी 2 जनरल डिजिट हैं और वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ठीक है। तो अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए इक्वल बी होगा, तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि बी इक्वल ए है। अब अगर ए इक्वल बी है तो ए की वैल्यू इसका मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल है। अगर मैं कहता हूँ कि ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल बी है तो बी की वैल्यू भी क्या होगी आपके पास, बी की वैल्यू भी तो 1 होगी, ठीक है। अगर ए इक्वल बी है, दोबारा सुन ले कि ए इक्वल बी है, ए की वैल्यू अगर 1 है मेरे पास, ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू भी तो 1 होगी। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल बी, कि ए अगर 1 है तो वो इक्वल हुआ बी के, तो बी भी तो 1 है, मतलब 1 इक्वल, इसका मतलब है कि 1 इक्वल 1, ठीक है। दूसरी बात ये कि उसने कहा है कि बी इक्वल ए। अब बी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, यहाँ पे लिखें कि बी इक्वल ए, जिस तरीके से उसने लिखा है। बी की वैल्यू मेरे पास क्या थी 1, यहाँ पे 1 आ गया जी, इक्वल लगाया, ए की वैल्यू क्या है 1,
तो 1 इक्वल 1 ही होता है आपके पास। तो इस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, कि अगर हमारे पास ए इक्वल बी हो, ठीक है, ए इक्वल बी हो, तो अगर उसको हम बी इक्वल ए भी लिख दें तो उसमें उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता कि ए इक्वल हमारे पास था जी, बी ए इक्वल बी था, तो हम उसको लिख सकते हैं कि बी इक्वल ए। मतलब उनकी वैल्यूज़ जब सेम है तो उनको भला इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, या इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो वो मतलब इस तरीके से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मर्ज़ी लिख लें, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ सेम है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे है आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी समझे कि क्या होती है। मेरे पास कोई से भी 3 डिजिट्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है, और ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास ए इक्वल बी है, ठीक है, लेट्स से अब इसको आपने वैल्यूज़ की फॉर्म में समझना है। अगर आप इसी तरीके से समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए इक्वल बी कैसे हो सकता है, मेरे पास ए एक अलग चीज़ है, बी एक अलग चीज़ है। अगर उसने कह दिया कि ए अगर मेरे पास बी के इक्वल है, ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ कि ए की वैल्यू मेरे पास है जी, लेट्स से ए 1 है, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल बी है तो बी की वैल्यू भी तो 1 होनी चाहिए। मैंने लिख दिया जी बी इक्वल 1 हो गया, ठीक है। अब ए इक्वल बी हो गया एंड बी इक्वल उसने कह दिया कि सी है। अब बी इक्वल सी किस तरीके से हो सकता है कि बी की वैल्यू भी सी के इक्वल आए, ठीक है। बी हमारे पास क्या है जी, हमने तो उसको 1 कहा है, ठीक है। अब उसने अगर बी इक्वल सी है तो सी की वैल्यू भी तो बी के इक्वल आनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि जो मेरे पास सी है वो भी 1 है, ठीक है। उसने पहले कहा था कि ए इक्वल बी, तो ए की वैल्यू मैंने सपोज की थी 1 है, ठीक है, क्योंकि ए इक्वल बी है तो बी की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट कह दिया कि बी इक्वल मेरे पास सी के है, ठीक है, तो जो सी की वैल्यू होगी वो भी तो बी के इक्वल होगी, ठीक है। तो सी भी मेरे पास क्या आया 1 के। अब उसने कह दिया कि देन सी इक्वल ए, कि जो सी होगा वो भी ए के इक्वल हो गया, क्योंकि सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू भी 1 है, तो सी इक्वल ए भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखने को हम क्या कहते हैं कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तीनों की वैल्यू सेम है तो ए इक्वल बी भी लिख सकते हैं, बी इक्वल सी भी लिख सकते हैं, या सी इक्वल ए भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इससे आगे आए तो हमारे पास है कि एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेरे पास कोई से भी 3 वर्ड्स हैं, ए बी सी, मेरे पास कोई से भी 3 वर्ड्स हैं, बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास जी है ए इक्वल बी है, ठीक है। ए यहाँ पे वही समझ लें कि ए मैंने सपोज कर लिया कि 1 के इक्वल है, बी सपोज कर लिया जी मेरे पास 1 के इक्वल है, क्योंकि ए इक्वल बी है तो ए और बी की वैल्यूज़ भी तो सेम होंगी, तो फिर ही वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे। अब मेरे पास कोई भी थर्ड नंबर है सी, ठीक है, कोई भी मेरे पास थर्ड नंबर है सी, वो उसको मैंने इन दोनों में जमा किया। अब सी की भी तो कोई वैल्यू होगी, मैं कह लेता हूँ कि सी सपोज करें कि 2 के इक्वल है, ठीक है। मेरे पास ए और बी इक्वल थे, उनकी वैल्यूज़ को मैंने सेम ले लिया। सी कोई तीसरा वर्ड है जो कि इनके इक्वल नहीं है, ठीक है। कंडीशन ये थी हमारे पास, सी को हम कोई भी दूसरा वर्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करके देखें कि ए इक्वल बी, आपके पास क्या आंसर है 1 इक्वल 1, तो ये मतलब आपके पास कंडीशन होल्ड होगी कि 1 इक्वल 1 ही होगा। नेक्स्ट कंडीशन को देखें कि ए हमारे पास क्या था जी, 1 था, 1 पुट किया मैंने। सी मेरे पास क्या था, 2 था, +2 करें यहाँ पे, इज इक्वल का साइन लगाएं। अब बी मेरे पास क्या था, 1 था और प्लस का साइन लगाया मैंने। सी मेरे पास क्या था, तो सी था 2। अब 1 + 2 करें या 1 प्लस यहाँ पे भी 2 हो रहा है, तो ये आपके पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 आ रहा है। तो मतलब इस तरीके से जब दो वैल्यूज़ इक्वल हों और तीसरी वैल्यू दोनों साइड पे सेम वैल्यू के साथ जमा की जाए, मतलब हमारे पास दो वैल्यूज़ सेम है, तीसरी कोई सेम वैल्यू हम उन दोनों में जमा करें तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। कि अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल थे तो यहाँ पे भी सी को ऐड करने के बाद भी वो इक्वल ही रहे, क्योंकि सी की वैल्यू हमारे पास 2 है, यहाँ पे 1 इक्वल 1 आ गया। अब
यहाँ पे मैंने कोई भी वर्ड इन दोनों में सी ऐड किया तो ऐड करने के बाद भी उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई, वो सेम ही रही। ठीक है, इसको कहते हैं हम एडिटिव प्रॉपर्टी, कि किसी चीज़ में किसी दूसरी चीज़ को जमा किया जाए लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, ये कह लें कि उसकी एक्चुअल वैल्यू सेम आए। अच्छा, आगे है कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि मेरे पास कोई से भी इसी तरीके से 3 वर्ड्स हैं ए बी सी जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अब अगर वही इसी तरीके की कंडीशन है कि अगर ए इक्वल बी है तो मैंने कह लिया कि ए मेरे पास है जी 1, बी मेरे पास है जी 1। ठीक है, तो ए इक्वल बी हो गया तो उनकी वैल्यूज़ भी सेम होगी। अब कोई सा मेरे पास तीसरा वर्ड है सी जिसकी वैल्यू मैं कह देता हूँ कि 2 है। अब यहाँ पे ए इक्वल बी है तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू के इक्वल आई। ठीक है, जो कि हमने सपोज की है। नेक्स्ट है कि ए को अगर हम सी से मल्टीप्लाई करें और इज इक्वल्स टू का साइन लगाकर बी क्रॉस सी करें तो इनकी फिर भी वैल्यू सेम ही आएंगी। तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करें, ए मेरे पास था 1, सी मेरे पास था जी 2, सी मेरे पास 2 था, बी मेरे पास था 1, सी मेरे पास था 2। तो 1 क्रॉस 2 और 1 क्रॉस 2 क्या आंसर है, 2 इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। के अगर मेरे पास पहले ऑलरेडी 2 वर्ड्स से मतलब इक्वल हों, उनके साथ मैं किसी तीसरे वर्ड को मल्टीप्लाई करूं, दोनों साइड्स पे किसी तीसरे वर्ड को सेम वर्ड से मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर चेंज नहीं होता। तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब है जी आपके पास नंबर 6 पे कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कि मेरे पास जी कोई से भी 3 नंबर हैं, उसी तरीके से ए बी और सी जो कि बिलोंग कर रहे हैं आपके पास रियल नंबर से। ठीक है, कोई से भी मैंने 3 वर्ड्स ले लिए जो कि मेरे पास बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अब अगर मैं करता हूँ ए प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी, कि मेरे पास इस तरीके से कोई भी मैंने लिख दिया कि ए प्लस 3 वर्ड्स थे दोनों पहले इसको इस तरीके से समझ लें कि आप मेरे पास था कि ए इक्वल बी था। ठीक है, मैंने कहा कि ए इक्वल बी है। अब मैंने दोनों साइड्स पे सी को जमा कर दिया, कि इस साइड पे भी सी को जमा कर दिया, इस साइड पे भी सी को जमा कर दिया। तो अगर आप देखें कि ये दोनों साइड्स पे सी है तो ये आपस में कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों साइड्स पे सी सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए इक्वल बी। कि अगर हमारे पास ए इक्वल बी हो तो इसमें हम दोनों साइड्स पे कोई चीज़ जमा कर दें तो उस पर वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे इम्पेक्ट नहीं पड़ता है। इसको इस तरीके से समझें कि मेरे पास ए है जी, लेट्स से 1 इक्वल, अगर ए को मैंने कह लिया कि 1 है और बी इक्वल भी 1 है। ठीक है, अब मैंने कहा कि मैंने कोई सा भी इसके साथ तीसरा वर्ड जो कि ए इक्वल बी है, अब यहाँ पे भी मैं इसको ए समझ लें, इसको बी समझ लें, इन दोनों के साथ मैं कोई सेम वर्ड सी दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि ए क्रॉस 2 कर दिया मैंने। लेट्स से सी कोई सा भी दूसरा वर्ड है जो कि 2 है, इस साइड पे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2, ये 2 इक्वल 2 आया। मतलब कोई सा भी हम वर्ड दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करें तो उसमें सॉरी ये एडिशन हो रही है, तो यहाँ पे कोई सा भी वर्ड दोनों साइड्स पे जमा करें तो उसके जी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होती, उनका आंसर सेम ही आता है। ठीक है, कि कोई सा भी वर्ड मैं दोनों साइड्स पे जमा कर दूं तो उसका आंसर चेंज नहीं होगा, वो सेम ही आएगा। कि अगर इधर 3 है इधर भी 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे उनकी वैल्यूज इक्वल आ रही थी। अगर उन दोनों में मैंने दोनों साइड्स पे कोई सेम ही वर्ड जमा कर दिया तो उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, वो सेम ही आएंगी दोनों साइड्स पे। अच्छा, क्वेश्चन इसका 7th प्रॉपर्टी है कि कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब मेरे पास कोई से भी 3 वर्ड्स हैं, मेरे पास ए इक्वल बी है। ठीक है, मैं इस साइड पे भी इसको किसी सेम वर्ड से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस साइड पे भी किसी सेम वर्ड से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वो वर्ड कौन सा होगा मेरे पास, वो सी होगा। कि मैंने ए क्रॉस सी कर दिया इस साइड पे भी और इस साइड पे भी सी से मल्टीप्लाई, दोनों साइड्स पे सी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए सी आ गया और इज इक्वल टू बी सी आ गया। ठीक है,
तो ये अगर इस तरीके से वैल्यूज़ इक्वल आई तो यहाँ पे आप इसकी कोई सी भी दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पुट करके भी चेक कर सकते हैं कि आया इनका जवाब सही आता भी है, ये वैसे ही लिख दिया है। तो ए इक्वल मैं कह लेता हूँ कि 1 है, बी इक्वल भी 1 है, सी इक्वल मेरे पास कोई सा भी 2 है। तो मैंने यहाँ पे पुट किया ए मेरे पास 1 था, सी मेरे पास क्या था 2 पुट किया, इज इक्वल का साइन लगाया, बी मेरे पास 1 था, सी मेरे पास क्या था 2। तो 1 क्रॉस 2, इधर भी 1 क्रॉस 2, तो 2 इक्वल्स टू 2। तो मतलब उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई, ठीक है। कि अगर ए इक्वल बी हो, हम उसको किसी सेम वर्ड से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर चेंज नहीं होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी हमेशा। अब जी आपके पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर इनक्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इनक्वालिटी हम किसको कहते हैं कि जिसमें हमारे पास इस तरीके से ग्रेटर देन और लेस देन के साइंस यूज़ होते हैं जी, हम उसको कहते हैं इनक्वालिटी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपके पास ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है? सबसे पहली ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको समझेंगे। उसने कहा है कि ए और बी कोई से भी मेरे पास दो वर्ड्स हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ए एंड बी कोई भी न्यूमेरिक्स हैं दो जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब उसने कहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, कि मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो ग्रेटर देन बी है। अब वो दूसरी बात ये कह रहा है कि बी है जो वो ग्रेटर देन ए है। पहले उसने कह दिया कि ए बी से बड़ा है, लेकिन वो अब कह रहा है कि बी ए से बड़ा है। तो ये कैसे मुमकिन है? इस तरीके से तो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर 1 ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि 2 ग्रेटर देन 1 है, तो ये कैसे मतलब पॉसिबल हुआ? पहले हमने कह दिया कि 1 2 से ग्रेटर है, दूसरी बात मैंने कह दी कि 2 ग्रेटर देन 1 है, तो कैसे पॉसिबल है? तो इसी फॉर्म में आप समझें कि उसने कहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी या फिर बी ग्रेटर देन ए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हम सिंपल कह देंगे कि ए और बी जो हैं हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल ही हैं, ठीक है। तो मतलब ये वाली जो इसमें कंडीशन है वो लागू नहीं होती, मतलब वो सेम हो सकते हैं। इस तरीके से कभी भी नहीं हो सकता कि ए ग्रेटर देन बी हो और दूसरी बात ये कह दे कि बी ग्रेटर देन ए हो, इस तरह नहीं होता। जैसे ये 1 हम एक साइड पे कह रहे हैं कि 1 ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो ये नहीं होता इस तरीके से कि 1 ग्रेटर देन 2 हो, दूसरी बात कि 2 ग्रेटर देन 1 हो, इस तरीके से नहीं होता, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है और दूसरी बात कह रहा है कि बी ग्रेटर देन ए है, तो इस तरीके से नहीं होता। वो हमेशा हम ये कहेंगे कि वो ए और बी इक्वल ही है, ठीक है। अगर वो उसको इस तरीके से डाउट है चीज़ में, तो हम उसको कह देंगे कि वो दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 इज़ ग्रेटर देन 5, इसकी एग्जांपल में समझें कि 5 इज़ ग्रेटर देन 5 है। दूसरी बात मैंने कह दी कि 5 इज़ लेस देन 5, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ लें तो ये ज़्यादा इजी है। पहले मैंने कह दिया कि 5 इज़ ग्रेटर देन 5, दूसरी बात मैंने कह दी कि 5 इज़ लेस देन 5। तो मतलब इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं कि 5 इक्वल 5, कि ये हमारे पास जो 5 होता है वो 5 के ही इक्वल होता है। तो इसको इस सेंस में लें तो ये आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। अब है जी नंबर 2 पे इनक्वालिटी की प्रॉपर्टी में मेरे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके पास कोई से भी 3 नंबर्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अब उसने कह दिया कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है, बी इज़ ग्रेटर देन सी है। अगर मेरे पास कोई से भी 3 नंबर हैं, पहला नंबर ए है और वो दूसरे नंबर से बड़ा है और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे नंबर से बड़ा है, तो इन सब में से ज़्यादा बड़ा कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला, क्योंकि ये तो मतलब सबसे बड़ा है कि ये फर्स्ट पे आ रहा है। ये अगर दूसरे नंबर से बड़ा है और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे नंबर से बड़ा हुआ, तो ये सबसे छोटा है, ठीक है। ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये सबसे बड़ा है। तो ये जो फर्स्ट वाला नंबर हुआ वो जो एंड वाला सबसे छोटा है नंबर, वो उससे भी तो बड़ा हुआ, ठीक है। इसकी एग्जांपल में देखें कि अगर मेरे पास ए सबसे बड़ा है, मैं सपोज कर लेता हूँ
कि ए मेरे पास जी है 3, बी मेरे पास है 2, सी मेरे पास है 1। अब उसने कहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब 3 मतलब कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये बात वैलिड है कि 3 2 से बड़ा होता है। दूसरी बात कि बी इज़ ग्रेटर देन सी, बी मेरे पास क्या है 2, 2 इज़ ग्रेटर देन सी, सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, ठीक है। तो जो तीसरी उसने कहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 1, तो 3 1 से बड़ा ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कि कोई से भी आपके पास 3 नंबर दिए गए हों, एक नंबर सबसे बड़ा हो, दूसरा उससे छोटा और तीसरा सबसे छोटा, तो इस तरीके से जो फर्स्ट वाला सबसे बड़ा नंबर होता है वो एंड वाले नंबर से भी बड़ा ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हुई, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कि एडिटिव प्रॉपर्टी। आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी इनक्वालिटी में क्या होती है, मेरे पास कोई से भी 3 नंबर्स हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है मेरे पास, कि इनक्वालिटी का साइन है ए इज़ ग्रेटर देन बी है, देन क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है मेरे पास, एडिटिव प्रॉपर्टी है इनक्वालिटी में, तो मैंने कोई सा भी उनमें तीसरा नंबर था मेरे पास सी, जो कि दोनों साइड्स पे जमा कर दिया, इस साइड पे भी जमा कर दिया और इस साइड पे भी कोई सा नंबर सी जमा कर दिया, तो वो फिर भी ए इज़ ग्रेटर देन बी ही होगा। किस तरीके से, कि अगर इस तरीके से ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो इसको ए प्लस सी भी मैं करता हूँ या बी प्लस सी करता हूँ तो ए प्लस सी इससे बड़ा ही रहेगा। किस तरीके से, ये इनकी वैल्यू से आपको बात का अंदाज़ा होगा। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास है जी, ए मेरे पास है 1, बी है मेरे पास 2, सी कह लें कि मेरे पास 3 है। अब मैंने कहा कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है मेरे पास, सॉरी इसको 2 कह लें, इसको 2 कह लें आप, इसको आप कह लें जी 1, ठीक है। कि ए 2 ग्रेटर देन 1 हुआ, अगर मेरे पास ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, 2 ग्रेटर देन होता है आपके पास 1 से, तो ये बात वैलिड है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इस तरीके से उन दोनों को, अब यहाँ ये वाली वैल्यू हमारे पास होल्ड करती है कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अब ये वाली हमने वैल्यू प्रूव करनी है कि अगर दोनों साइड्स पे सी को जमा किया जाए तो ये वाला हिस्सा है जो वो इससे बड़ा होता है या नहीं। तो ए मेरे पास क्या था, मेरे पास 2 था, ए मेरे पास 2 था प्लस सी मेरे पास क्या था, सी मेरे पास था 3, 2 + 3 किया इज़ ग्रेटर देन, अब बी मेरे पास क्या था 1 था प्लस सी मेरे पास क्या था 3, तो ये आपके पास 3 + 2 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 3 + 1 4। तो मतलब इस तरीके से अगर मेरे पास कोई दो इनक्वालिटीज़ हों, उन उन दोनों में मैं कोई सा दो पहला वर्ड दूसरे से बड़ा हो और इस साइड पे मैं मतलब दोनों साइड्स पे किसी सेम नंबर को जमा करूं, तो देन भी ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ है जो ग्रेटर देन है राइट हैंड वाली चीज़ से, तो फिर भी इससे ग्रेटर देन ही रहेगी इस तरीके से, ठीक है। दोनों साइड्स पे सेम वर्ड को जमा करने के बाद भी वो इस साइड वाली चीज़ बड़ी ही रहेगी उससे। नेक्स्ट है मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कोई से भी उसी तरीके से 3 नंबर ले लिए मैंने, ठीक है, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब मेरे पास सेम वही सेंस है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है, मैं इन दोनों को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो तब भी ए जो कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से ग्रेटर ही रहे। तो ये इसमें भी कह लें कि ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, सी को कह लें कि वो 3 है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू तो होल्ड कर रही है, ए मेरे पास क्या है 2 है, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, मतलब बी की वैल्यू 1 है, तो 2 हमारे पास ग्रेटर देन 1 नहीं होता है, ठीक है। 2 की वैल्यू ए की वैल्यू 2 थी, 2 लिखा, ग्रेटर का साइन लगाया, बी की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 नहीं होता है। अब इस वैल्यू को हम प्रूव करते हैं कि ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू है जी 2, 2 क्रॉस
सी की वैल्यू क्या है 3, ग्रेटर का साइन लगाएं, बी की वैल्यू क्या है 1 और क्रॉस सी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 टू द 6 ग्रेटर देन 3, 3 1 द 3। तो यहाँ पे भी आप देखें कि जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू थी वो ग्रेटर देन आई है लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू से। तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब आपके पास नंबर 5 पे है डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो मेरे पास कोई से भी वर्ड हैं जी, 3 वर्ड्स हैं ए बी सी जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। इफ़ अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है आपके पास, ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि कोई भी आपके पास नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पे जो कि ए है और वो ग्रेटर देन है राइट हैंड साइड वाले बी से। ठीक है, और कोई आपके पास तीसरा नंबर है सी जो कि पॉजिटिव नंबर है, इज़ ग्रेटर देन 0 है, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर फॉर एग्जांपल 2 3 4 कोई भी नंबर है जो ग्रेटर देन है 0 के। अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास ए है, ए को कह लें कि लेट से मैं कहता हूँ ए मेरे पास है जी, ए कोई सा वर्ड था मेरे पास जो कि 8 के इक्वल है, बी मैं कह लेता हूँ कि बी मेरे पास 6 के इक्वल है, बी इक्वल 6 है, और जो मेरे पास सी है जो कि पॉजिटिव है इसको मैं कह लेता हूँ कि सी मेरे पास 2 है। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने कोई सी 8 ले ली, बी की वैल्यू 6 ले ली और सी की वैल्यू 2 ले ली। ठीक है, अपने से ही जो मर्जी वैल्यू ले लें। अब इनको आप डिवाइड करें कि ए डिवाइडेड बाय सी करना है इस साइड पे। सबसे पहले देखें कि ये वैल्यू आपके पास होल्ड करती है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए मेरे पास 8 है, तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ए को हमेशा बी से ग्रेटर ही लेना है, कि ए मेरे पास 8 था, बी मेरे पास 6 है, तो ये वैल्यू आपके पास होल्ड करती है कि 8 ग्रेटर देन होता है 6 से। दूसरी बात, अब यहाँ पे जो डिवीजन प्रॉपर्टी है कि आपने ए को सी पे डिवाइड करना है और बी को सी पे डिवाइड करना है, और जो ए और सी होगा उसकी वैल्यू बी और सी से ग्रेटर आएगी। किस तरीके से इनकी वैल्यूज़ को लिखें कि 8 डिवाइडेड बाय सी, सी की वैल्यू क्या है 2, यही साइन लगाएं, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू आपके पास क्या है जो ओवर में लगानी है हमने 2। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखें कि 8 डिवाइड बाय 2 करें तो 4 आता है आंसर, 4 साइन लगाया इनक्वालिटी का, और 6 को 2 इसको इस पे 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 3 आता है। ठीक है, तो 4 3 से बड़ा ही होता है आपके पास। तो इस तरीके से इस तरीके को हम क्या कहते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी, कि हमने हमारे पास कोई से भी 2 वर्ड्स थे जिनमें से एक वर्ड दूसरे वर्ड से बड़ा था, उसको हमने किसी सेम वर्ड से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद भी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड से बड़ी ही आई। एक तो ये आपके पास है, दूसरा इसका उल्ट एक प्रोसेस है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या है कि इसी तरीके से ए आपके पास कोई भी लेफ्ट हैंड साइड पे वर्ड है जो कि राइट हैंड साइड पे बी से बड़ा है। अब सी यहाँ पे आपके पास 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब कि सी कोई भी आपके पास नेगेटिव नंबर है। अब यहाँ पे सपोज करें कि ए मेरे पास है कि ए को मैंने कह लिया कि 8 है। ठीक है, इसी तरीके से कि ए ग्रेटर देन बी है तो बी को मैंने कह लिया 6 है वो, और जो सी है वो हमने नेगेटिव नंबर लेना है तो सी मैंने ले लिया -2, क्योंकि उसने कहा था कि जो सी है वो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, नेगेटिव वाली वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो सी हमने नेगेटिव नंबर लेना था तो सी को मैंने -2 ले लिया। अब यहाँ पे इसी तरीके से उनको डिवाइड करें, ए की वैल्यू आपके पास 8 है, सी की वैल्यू क्या है -2, इसी तरीके से ग्रेटर का साइन लगाएं, बी की वैल्यू क्या थी 6 और सी की वैल्यू आपके पास क्या है -2, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये -4, 8 डिवाइडेड बाय -2 -4 इज़ ग्रेटर देन -4 इज़ ग्रेटर देन 6 को -2 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर -3 है। अब ये जो -4 है ये -3 से बड़ा नहीं है बल्कि -3 -4 से बड़ा है। ये इस तरीके से है कि -3 इज़ ग्रेटर देन -4। ये जहन में बिठा लें कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं उसमें जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है। मतलब प्लस में अगर
इनके साइंस प्लस होते तो वो 4 ग्रेटर देन होना था 3। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो 4 ग्रेटर देन होना था 3, लेकिन जब हम इन वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव का साइन लगा देते हैं तो जो छोटी वैल्यू होती है हमारे पास वो बड़ी वैल्यू से बड़ी होती है। ठीक है, कि जो -3 है वो -4 से बड़ा होगा। ये इसको थोड़ा सा इस सेंस में देख लें कि ये जो रियल लाइन है ये 0 और यहाँ पे होता है -1 -2 -3। ठीक है, कि इधर को जाएंगे जब जब हम इधर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो नेगेटिव की वैल्यूज़ होती हैं वो छोटी होती जाती हैं। ठीक है, अगर हम इस साइड पे आएंगे तो वैल्यूज़ बड़ी होंगी, और अगर इस साइड पे जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिक्रीज़ होने लग जाती हैं। ये रियल लाइन है। तो इधर को ये जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं ये इधर को इंक्रीज़ होती हैं, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ये होती तो इधर को इंक्रीज़ हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यू है, बेसिक वैल्यू है, वो इस साइड को इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा उलट होता है। ये आप जहन में बिठा लें कि जो नेगेटिव में छोटी वैल्यू होती है वही बड़ी वैल्यू होती है, और जो बड़ी वैल्यू होती है नेगेटिव में वही छोटी वैल्यू होती है। चलें ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक माइंड अप करते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।